रब मुझे माफ़ करे है मेरा इंसाफ करे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की इस भर्ती में जिसमें कि 44,228 सीटों पर यह वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इसमें अगर आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आज का जो वीडियो है ना, ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक जीडीएस कर्मचारी को क्या काम करना पड़ता है, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, वर्कलोड के बारे में बताऊंगा। अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पर होता है तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा। और देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि जीडीएस कर्मचारी को 30-35 हजार सैलरी क्यों देना चाहिए, वे काम क्या ही करते हैं, उनको आज पता चलेगा कि जीडीएस कर्मचारी के ऊपर जो है काम का कितना प्रेशर रहता है, काम का कितना दबाव रहता है। वे पता है 30,000 का जब काम करते हैं ना, 30,000 का काम करता है तब जाकर के इनको 15,000 का वेतन जो है दिया जाता है। ये हकीकत है। ये दूसरे सरकारी कर्मचारी की तरह जो है कुर्सी तोड़ने का काम नहीं करते हैं। ये पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं। और वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि जीडीएस कर्मचारी को 2024 में कितनी सैलरी दी जाती है। अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पर होता है तो आपको कितनी सैलरी दिया जाएगा। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर होता है तो इसमें आपका जो वर्क रहेगा पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क रहेगा। कंप्यूटर पर यानी कि सिस्टम पर बैठ करके आपको काम करना पड़ेगा, सारे रिकॉर्ड को मैनेज करना पड़ेगा, देख रेख करने का काम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक के पद पर होता है तो आपका जो काम रहेगा वो फील्ड वर्क रहेगा, साथ में अदर वर्क जैसे कि ऑफिस वर्क का कुछ भी काम आपको जो है दिया जा सकता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। और जैसे कि डाक पार्सल वगैरह हो गया, लेटर्स वगैरह हो गया, उसको वितरित करने का भी काम यहां पर आपको दिया जाएगा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो स्टैंप व स्टेशनरी बेचना, डाक परिवहन एवं डिलीवरी देखना। मतलब कि देखिए, पोस्ट ऑफिस में रह करके आपको स्टैंप हो गया, उसके अलावा स्टेशनरी हो गया, उसको जो है बेचने का काम रहेगा। उसके अलावा डाक परिवहन एवं डिलीवरी को देखने का काम रहेगा कि कौन सा पार्सल जो है आया है, ये कहां पर जाएगा, उसका सारा का सारा जो ब्यौरा है, सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ना, ये चीज आपको यहां पर देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो कंप्यूटर पर सारे रिकॉर्ड को मैनेज करने का काम आपको रहेगा। यह होगा दोस्तों जब आपका सिलेक्शन बीपीएम के पोस्ट पर होगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पर होगा ना, तो आपको यह काम दिया जाएगा कि कंप्यूटर पर बैठ करके आपको सारे के सारे रिकॉर्ड को मैनेज करना, इसे मेंटेन करने का काम जो है आपको दिया जाएगा। तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो टारगेट को पूरा करना यानी कि खाते खोलने का काम आपको दिया जाएगा। और यह सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। और काफी सारी जीडीएस एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि शुरुआत में खाते खोलने की वजह से, टारगेट को पूरा ना कर पाने की वजह से वो क्या करते हैं कि जीडीएस को रिजाइन कर देते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि ये काम जो है काफी सारे कैंडिडेट को पसंद नहीं आता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, पोस्ट मास्टर की तरफ से आपको 1 महीने में टारगेट दिया जाता है कि आपको जो है 1 महीने में 20 खाते या फिर 25 खाते जो है खोलने रहेंगे। और उसमें होता क्या है कि जरूरी नहीं कि आप 20 या 25 खाते खोल ही दो, लेकिन उसमें से अगर आपने 5 खाते भी खोल दिए ना तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपके जो ऊपर के पदाधिकारी गण होते हैं ना, उनकी तरफ से काम का प्रेशर रहता है आपके ऊपर, जो है वे दबाव बनाएंगे कि आपको जब टारगेट दिया गया है 1 महीने में 20 टारगेट को यानी कि 20 खाते को खोलने का, तो इसमें आपने जो है केवल 5 टारगेट ही क्यों पूरा किया है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो यानी कि काम का जो प्रेशर रहता है ना, जो वर्कलोड रहता है एबीपीएम और डाक सेवक के पोस्ट पर, वो अच्छा खासा यहां पर रहता है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जमा खाते और पोस्ट मास्टर के द्वारा दिए गए काम को करना इनका काम रहता है। मतलब कि जमा निकासी का भी काम आपको देखना पड़ेगा। और पोस्ट मास्टर आपको जैसा कहेंगे ना, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी काम कहेंगे वो यहां पर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जीडीएस की ये जो भर्ती है ना दोस्तों, ये चतुर्थ ग्रेड श्रेणी का पोस्ट होता है। इसलिए पोस्ट मास्टर हो गया, मेल गार्ड हो गया, या ऊपर के जो आला अधिकारी हैं जो आपसे कहेंगे वो आपको यहां पर करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मत परेशान हो जाइएगा कि वहां पर आपसे जो है झाड़ू पोछा लगवाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको जो है जो काम मैं आपको बता रहा हूं ना, सेम वही काम आपको यहां पर करना पड़ेगा। अगले नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो घर घर जाकर के चिट्ठी वितरित करने का काम रहेगा, पार्सल वितरित करने का काम रहेगा। तो ये काम के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर
होता है तो ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, जो लेटर्स वगैरह आते हैं, जो पार्सल आते हैं, है ना, तो उनको जो है घर घर पहुंचाने का काम यहाँ पर आपको दिया जाएगा, वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। अगले नंबर की बात करेंगे तो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना भी आपका काम रहेगा, जैसे कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना हो गया, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना हो गया, उसके अलावा काफ़ी मतलब कि बहुत सारे जो है सरकारी योजनाएं आते हैं तो उनका जो है प्रचार प्रसार आपको करना पड़ेगा घर घर जा करके, या फिर जो भी कैंडिडेट पोस्ट ऑफिस आते हैं उनको जो है इस योजनाओं के बारे में बताना पड़ेगा आपको। और देखिए यहाँ पर कहने का केवल है दोस्तों कि 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम आपका रहता है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं ना तो आपको यहाँ पर 7 से 8 घंटे जो है देना पड़ेगा। और इसी के अंतर्गत जो मैं आपको काम बता रहा हूं ये सारे काम जो है आपको करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि जीडीएस कर्मचारी के ऊपर जो वर्कलोड रहता है, जो काम का प्रेशर रहता है ना, वो अच्छा खासा रहता है। वे दूसरे सरकारी कर्मचारी की तरह केवल कुर्सी तोड़ने का काम नहीं करते। ये सब सारी चीजों से आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। उसके अलावा अगले नंबर की अगर मैं बात करेंगे तो बीपीएम के ना रहने पर एबीपीएम या फिर डाक सेवक उसका कार्यभार संभालेगा, मतलब कि यहाँ पर आपको कंबाइंड ड्यूटी भी करना पड़ सकता है। अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है ना, और उस पोस्ट ऑफिस में बीपीएम का जो एम्प्लॉय है, यानी कि जो बीपीएम का कर्मचारी है, वो छुट्टी पर गया हो या फिर उसकी तबीयत खराब हो, किसी कारणवश जो है वो ड्यूटी पर नहीं आ पाया है, तो उसकी जगह पर आपको उसका कार्यभार जो है संभालना पड़ेगा, आपको उसका काम जो है करना पड़ेगा। उसके अलावा ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो मैंने आपको बता दिया है 4 से 5 घंटे ड्यूटी टाइम यहाँ पर रहता है, लेकिन ये केवल कहने मात्र का है। आपको यहाँ पर 7 से 8 घंटे, कभी कभी 6 घंटे भी काम करने पड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हॉलीडे पर, यानी कि छुट्टी के दिन, जैसे कि जो सरकारी छुट्टी होती है संडे के दिन या फिर फेस्टिवल हो गया, त्यौहार वगैरह में आपको बुलाया जाएगा, और जो भी पोस्ट ऑफिस के जो काम रहेंगे ना वो आपको छुट्टी के दिन भी बुला करके जो है करवाया जाएगा। ये आपको हकीकत है। और इसी वजह से जानते हैं काफ़ी सारी जीडीएस एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि परेशान हो जाते हैं कि कम से कम छुट्टी पर तो इनको नहीं बुलाया जाना चाहिए। जो हॉलीडे होता है, जो सरकारी छुट्टी होता है, उन पर इनको नहीं बुलाया जाना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि इनको जो है बुलाया जाता है। उसके अलावा सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि कंप्यूटर, हैंडलर, डिवाइस का रखरखाव करने का भी काम आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे काम मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, ये सारे काम आपको करना पड़ेगा अगर आप बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पद पर जो है कार्यरत रहते हो। तो यहाँ पर अच्छा खासा काम का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, और वर्कलोड भी यहाँ पर अच्छा खासा रहता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जीडीएस कर्मचारी की सैलरी के बारे में कि 2024 में इनको जो है कितनी सैलरी दी जाती है। अगर आपका सिलेक्शन होता है बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर, तो आपको यहाँ पर कितना सैलरी दिया जाएगा, कितना मासिक वेतन दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बीपीएम कर्मचारी के सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो देखिए इनको जो टीआरसीए दिया जाता है वो 12,000 रुपए दिया जाता है, यानी कि जो बेसिक पे है ना वो 12,000 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा डियरनेस अलाउंस, जिसे हम लोग हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, 50% दिया जाता है। तो 12,000 का अगर आप 50% निकालोगे तो ये 6,000 निकल करके आएगा। तो 6,000 आपको यहाँ पर महंगाई भत्ता दिया जाता है। साथ में ऑफिस मेंटेनेंस एंड अदर अलाउंसेस की अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहाँ पर 225 रुपए दिया जाता है। ऑफिस मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर आपको ये 225 रुपए दिया जाता है। तो ग्रॉस सैलरी की अगर मैं बात करूंगा, इन सभी को आप सभी लोग काउंट करोगे तो तकरीबन 18,225 रुपए जो है आपका यहाँ पर सैलरी बनता है, जो कि आपको जो है मासिक वेतन के रूप में दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए ना यार 18,000 15,000 की सैलरी कुछ भी नहीं है। इनका सही तरीके से घर बार नहीं चल पाता है। इसीलिए क्या होता है कि जब आप जो है ज्वाइनिंग लेने जाओगे ना जीडीएस में, जब आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो वहां पर होता क्या है कि आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है, और उसमें यह लिखवाया जाता है कि आपके पास जो है जीडीएस के अलावा अदर इनकम का सोर्स आपके पास है कि नहीं है, और उसमें आपको यस करना पड़ता है, ताकि जो है बाद में आप किसी प्रकार का ये ना मतलब कि ऑब्जेक्शन उठा सको कि मेरी सैलरी जो है यहाँ पर कम है, और इसीलिए अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है। और देखिए एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो इनका जो बेसिक पे होता है, जो टीआरसीए है, वो 10,000 रुपये दिया जाता है। महंगाई भत्ता की अगर मैं बात करूंगा तो 50% महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो 10,000 का 50% आप निकालोगे तो 5,000 निकलेगा।
उसके अलावा साइकिल मेंटेनेंस के नाम पर जो है यहाँ पर आपको 180 रुपए दिया जाता है। और आज की डेट में आपको मालूम है दोस्तों कि साइकिल से कौन ही चलता है। देखिए, अगर चिट्ठी वितरित करने का भी काम रहता है ना, तो जीडीएस एम्प्लॉय वो एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर काम करता है, वे भी बाइक से ही जाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल से ही चिट्ठी वितरित करने के लिए जाते हैं। और उसमें होता क्या है कि कम से कम महीने का 3 से 4 हजार रुपए केवल पेट्रोल खर्च में चले जाते हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अब समझ लीजिए कि इनको जो है ग्रॉस सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 15,180 रुपए ग्रॉस सैलरी दी जाती है। और उसमें अगर 3 से 4 हजार रुपए इनका पेट्रोल के खर्च में चला जाए तो इनके पास क्या ही बचेगा यार। 11-12 हजार रुपए में ये अपना घर बार कैसे चला पाएंगे, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और यही रीजन है दोस्तों कि समय समय पर जीडीएस कर्मचारी जो है वो हड़ताल करते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, क्योंकि इनका जो सैलरी है वो बहुत कम है। आप सभी लोग देख सकते हो 15,180 रुपए और 18,225 रुपए इनको मासिक वेतन दिया जाता है। और इसमें से भी कुछ डिटेक्शन हो जाता है, कुछ कटौतियां हो जाती है। तो ये मान के चलिए कि 1,500 रुपए इनमें से भी इनका कट जाता है। तो दोस्तों ये सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका सिलेक्शन जो है जीडीएस में होता है, बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा और 2024 में जीडीएस कर्मचारियों की सैलरी जो है यहाँ पर कितनी दी जाती है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके मन में देखिए किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल होना, तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पर जाकर के आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनल मैसेज जो है कर सकते हो। बाकी दोस्तों फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।